नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आगाज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर संसद की मुहर लग चुकी है। अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों का आत्मा पूरी तरह भारतीय है। पहली बार भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीय संसद में बने कानून से मिलेगा न्याय। पहले आप देखते थे इसमें आप लोगों को देखने को मिलता था कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने कहा है कि लोकसभा में इन विधेयकों को रखते हुए कहा था कि अब कोई अभियुक्त आरोप मुक्त होने का निवेदन 60 दिनों के भीतर ही कर सकता है। पहले ये होता था कि एक केस में अगर 25 अभियुक्त हैं तो वो एक के बाद एक अपील दायर करते ही जाते थे और इस वजह से 10 साल तक मुकदमा शुरू ही नहीं होता था। अब 60 दिनों के अंदर ही न्यायाधीश को इस पर सुनवाई भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिनों में केस ट्रायल पर आएगा। और प्ली बार्गेनिंग के लिए नए कानून में 30 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि आरोप तय होने के 30 दिनों के अंदर अगर किसी ने गुनाह मान लिया है तो ही सजा कम होगी। ट्रायल के दौरान कोई दस्तावेज पेश करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करना अनिवार्य होगा। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। और इसमें आप देखते हैं कि लोकसभा में नए 3 क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री साहब ने यह भी कहा था कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों में फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी, पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। गृह मंत्री ने सदन में कहा मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है। इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। विधेयकों पर चर्चा देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावित कानून लाए गए। तो देखिए नॉर्मल सी बात आपको बता दूं कि जब कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं कि पहले लोकसभा राज्यसभा में आता है, उससे कोई प्रस्ताव से विधेयक कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये याद रखिएगा। मोदी ने इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 3 आपराधिक न्याय विधेयकों के संसद से पारित होने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि नए कानून सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा है, ट्विटर पर, विधेयकों के माध्यम से हमने राजद्रोह पर पुरानी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानून के अंत का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नज़र युग की शुरुआत हुई है। और पीएम ने कहा है कि ये परिवर्तनकारी विधेयक सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। इन विधेयकों में तकनीक और फॉरेंसिक विज्ञान पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए हमारी कानूनी पुलिस प्रणाली और जांच प्रणाली के आधुनिक बनाया गया है। और ये विधेयक हमारे समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्ग के लोगों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं एक तरह से। ये आप देखिए पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद हुए हैं, बलिदान हो गए। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले, इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि हमेशा आप देखिए कोई भी मौसम है, अगर कोई हमारी रक्षा करता है, कोई अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं। संसद से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च, विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आक्रामक हुए INDI। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र पर प्रहार का हर कीमत पर करेंगे विरोध। आज होगा देशव्यापी प्रदर्शन, विपक्षी दिग्गज जंतर मंतर पर जुटेंगे। आपने देखा है कि 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। अब देखिए सांसदों की अगर हम लोग निलंबन की बात करें तो ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। क्या बात बतानी है? बात ये बतानी है कि सांसदों के निलंबन में और सांसद की सदस्यता जानने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी सदस्य को निलंबित किया जाता है तो एक समय के लिए उसे निलंबित किया जाता है, संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वो समय खत्म होने के बाद वो दोबारा संसद में आ जाता है। लेकिन आप लोग देखिए जिसकी सदस्यता जाती है उस सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं, देखिए एक सामान्य सा सिद्धांत है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य होता है कि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखें ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो, अध्यक्ष सभापति को किसी सदस्य को सदन से हटने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। अगर कोई व्यवधान डाल रहा है, अमर्यादित टिप्पणी
अमर्यादित काम कर रहा है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के पास अधिकार है कि वो उस सदस्य को बाहर निकलवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें प्रक्रिया और आचरण की नियम की बात करें तो नियम 373 पढ़िए, ये आप देखिए लोकसभा से संबंधित है। अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकता है। जिन सदस्यों को हटने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे, शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। ये आपका नियम 373 कहता है। 374 कहता है कि अध्यक्ष उस सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन कर कार्य में बाधा डालता है। इस प्रकार नामित सदस्य को शेष सत्र की अनधिकृत अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाएगा और इस नियम के अधीन निलंबित कोई सदस्य सदन में से तुरंत हट जाएगा। नियम 374 क्या कहता है? नियम 374 को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामित किसी किए जाने वाले सदस्य को लगातार 5 बैठकों या शेष सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में नियम 255 को पढ़िए। राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 256 के तहत सदन का पीठासीन अधिकारी संसद सदस्य के निलंबन का आह्वान कर सकता है। सभापति इस नियम के अनुसार किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में सही नहीं था उसे उच्चकलन था निर्देश दे सकता है। नियम 256 कहता है राज्यसभा के संदर्भ में यह सदस्यों की निलंबन का प्रावधान करता है। सभापति किसी सदस्य को शेष सत्र से अनधिकृत अवधि के लिए परिषद की सेवा से निलंबित कर सकता है। निलंबन की शर्तें देखें तो निलंबन की अवधि अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या समितियों का बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं। वे चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देने के पात्र नहीं होते हैं। वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार भी खो देते हैं जो निलंबित हो जाते हैं सदस्य। ये संजय सिंह बने WFI के अध्यक्ष। विरोध में साक्षी ने संन्यास की घोषणा की। देखिए भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इन पर आप देखते हैं कि आरोप लगाए थे महिला खिलाड़ियों ने। उसके बाद आपने देखा होगा कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और दोबारा WFI के चुनाव हुए थे। यानी कि वर्ल्ड किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ की इसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, अभी चुनाव हुआ था ना, तो संजय सिंह बने हैं जो आप देखते हैं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े विश्वास पात्र माने जाते हैं, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। इसी का विरोध किया है महिला खिलाड़ियों ने और उसमें साक्षी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। निखिल गुप्ता को राजनयिक मदद देने को भारत तैयार है। भारत सरकार निखिल गुप्ता के संपर्क में है। चेक गणराज्य की जेल में बंद गुप्ता के साथ भारतीय दूतावासों के अधिकारियों ने 3 बार मुलाकात की है ताकि उसे कूटनीतिक मदद दी जा सके। आगे बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से उसे प्रत्यर्पित करने की आग्रह पर चेक गणराज्य सरकार वहां की न्यायपालिका का फैसला क्या होता है। ये आप देखिए कि एक खालिस्तानी किसी नेता की हत्या की सुपारी देने का आरोप लग रहा है निखिल गुप्ता पर। उसी की पार्टियां गूंगा बहरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिव्यांगजनों से जुड़े अपमानजनक शब्दों जैसे गूंगा बहरा पागल आदि के इस्तेमाल से बचने को कहा है। इन शब्दों के इस्तेमाल से दिव्यांगजनों की भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे में किसी दल या उसके प्रत्याशी की ओर से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये उनका अपमान समझा जाएगा। चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। समाज के विकास के लिए हो जाति आधारित गणना का उपयोग संघ कह रहा है। संघ यानी कि RSS की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए जाति आधारित गणना की बात होती है तो जातियों की जनगणना की बात होती है। अभी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ ना, और 1931 में अंतिम बार आप देखते हैं कि जनगणना की गई थी। उनके आंकड़े जारी किए गए थे, उसके बाद नहीं किए गए आंकड़े जारी, याद रखिएगा। जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। आबकारी घोटाले ED की पूछताछ में फिर शामिल नहीं हुए केजरीवाल। CM ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के इशारे पर जारी किया गया समन। या आप देख रहे हैं आबकारी यानी कि शराब नीति घोटाले की बात हो रही है ना दिल्ली में, उसी से जुड़ा हुआ मामला है।
ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट और इसलिए दाखिल की ताकि सुप्रीम कोर्ट मामले में उसे सुने बगैर कोई एक तरफा आदेश जारी न करे। मुकदमे को सुनवाई योग्य मानने के हाईकोर्ट के फैसले को मस्जिद पक्ष दे सकता है चुनौती। ये आप सभी जान रहे हैं कि देखिए बनारस में भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा चल रहा है और आपने देखा होगा कि वहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दो मई में शुरू होगी व्हाट्सअप बस टिकट पर डाली। 15 जनवरी के अस्पताल आसपास ट्रायल शुरू करने की परिवहन विभाग की योजना है। दिल्ली में आप देखिए 7,000 से अधिक सरकारी बसें हैं, अच्छी बात है। ऐसा माहौल चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में घर जैसा महसूस करें, मोदी साहब करें। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कही बात। चीन से तुलना पर कहा कि अन्य लोकतंत्रों से तुलना अधिक उपयुक्त होगी। बंगाल सरकार की असहयोग से रुकी थी नंदीग्राम रेल परियोजना, रेल मंत्री संसद में उत्तर दे रहे हैं। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 संसद से पारित हुआ है। छोटी छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाएंगे अखबार पत्रिकाओं के प्रकाशक, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए अभी जो भी कानून बनाना चाहें मोदी सरकार बना सकती है। उनके पास लोकसभा में भारी बहुमत है, राज्यसभा में वो व्यवस्था कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये आप देखिए कि विधेयक पर चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह गुलामी की मानसिकता अपराधीकरण से छुटकारा दिलाने वाला है। डिजिटल इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व ईज ऑफ लिविंग देने वाला है। इसे अंग्रेजों के जमाने के प्रेस पुस्तक पंजीकरण बिल 1867 के स्थान पर लाया गया। इसमें प्रकाशक को टाइटल या पंजीकरण के लिए डीएम या अन्य अफसरों के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन व समयबद्ध होगी और इसके पारित होने पर गुलामी की मानसिकता व उस समय बने कानून से मुक्ति मिलेगी और छोटी छोटी गलतियों पर जेल में डाले जाने का डर भी चला जाएगा। उन्होंने कहा कि उस समय के कानून से मीडिया को दबाया जाता था, अब बढ़ाया जाएगा। पीआरवी कानून 1867 में तब एक सोच थी कि स्वतंत्रता संग्राम से जुटे लोग अपना अखबार ना निकाल पाए, इसलिए उन्हें डीएम के चक्कर काटने पड़ते थे। जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया था। आज़ाद भारत में चक्कर काटने से नहीं, सिर्फ बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के माध्यम से यह होगा। अच्छी बातें हैं, होना चाहिए। ये लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। 74% रही उत्पादकता इस बार। इस दौरान कुल 18 अहम विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, दूरसंचार विधेयक आदि। लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए की शुद्ध अतिरिक्त व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा योजना और उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर दिया जाएगा। अमर्यादित आचरण के चलते लोकसभा से कुल 100 विपक्ष सांसद शेष सत्र के लिए निलंबित किए गए। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सदन से सदस्यता खत्म कर दी गई और शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित होने वाला पहला पूर्ण सत्र भी है। 2029 तक अंटार्कटिका में बनेगा नया अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा है कि भारत का लक्ष्य 2029 तक बर्फीले महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मैत्री स्टेशन के पास अंटार्कटिका में नया शोध स्टेशन स्थापित करना है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रिजिजू ने कहा कि नई अनुसंधान स्टेशन के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। पहुंच मार्ग के लिए प्रारंभिक सर्वे चल रहा है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा भारतीय अनुसंधान स्टेशन मैत्री बहुत पुराना है, नया स्टेशन बनाना जरूरी है। प्रस्तावित परियोजना में अंटार्कटिका के लिए पर्यावरण प्रोटोकॉल के पालन और दक्षिणी महाद्वीप में भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार की परिकल्पना की गई है। इसमें हिंदी में जवाब न देने पर लोकसभा अध्यक्ष ने हरदीप पुरी को दी हिदायत। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा सवाल हिंदी में पूछे जा रहे हैं तो जवाब भी हिंदी में दीजिए। हरदीप पुरी बोले हम पंजाबी में भी जवाब दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने फिर टोका पंजाबी के लिए आपको लिख कर देना होगा। ये आप देखिए हिंदी में मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए अधिकतर निर्णय अधिकतर बातें इंग्लिश में कही जाती हैं। ये आप देख लीजिए वही 2024 में आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव है, उसी के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो उसी पर सीट बंटवारे की बातें हो रही हैं।
एक दूसरे पर बयानबाजी भी खूब की जा रही है। तो चलिए देखते रहेंगे हम लोग क्या क्या होता है, कब होता है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। चौधरी चरण सिंह के सहारे जाट राजनीति को धार देगी भाजपा। और जयंती पर, उनकी जयंती पर 23 दिसंबर को पूर्व पीएम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे योगी भूपेंद्र सिंह के साथ मंत्री लक्ष्मी नारायण भी जाटों को लामबंद करने को आए हैं। 22 जिलों के जाट जुटेंगे। लाइब्रेरी और 100 बेड के वृद्धाश्रम का भी होगा शुभारंभ। ये भी आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अब देखिए, सीआईएसएफ करेगी संसद परिसर की सुरक्षा। अभी जो संसद भवन में सैन्य लगी ना सुरक्षा में, कटरा केशव देव के पास 70 वर्ष पहले हुआ था सर्वे। औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद की उत्तरी दिशा में 500 फीट दूर किया था सर्वे। 1954-55 के इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू में मिलता है सर्वे का जिक्र। ये आप देखिए बनारस में चल रहा है। कहाँ? बनारस में चल रहा है, ज्ञानवापी का। और आप देखिए मथुरा में, आगरा, आप लोग देखते हैं ना, यहाँ चल रहा है कृष्ण भगवान मंदिर को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि देखिए क्या है कि एक सामान्य जानकारी इस पर अपने पास रखिए, बाद में कुछ अपडेट होता है तो उसे जोड़ते रहा करिएगा। डेली आप देखते हैं कि इस तरह की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं, तो डेली हम थोड़ी टाइम बर्बाद करेंगे। और आप देखेंगे कि यह भी मिला उत्खनन में निर्धारित की गई तीसरी परत में कोसाड़ काल के तांबे के सिक्के, पत्थर के ताबूत, चौथी परत में बोनों का की टेराकोटा की मूर्तियां मिली। यह 100 से आप देखिए 350 ईस्वी की थी। पांचवी परत में मिला सामान 6ठी शताब्दी के अंत तक का माना गया है। इसमें प्रारंभिक व अंतिम गुप्त काल की टेराकोटा मोहरें व सिक्के, मूर्ति, घोड़े व हाथी सवारों की टेराकोटा मूर्तियां भी मिली। एएसआई ने कटरा, केशवदेव, कंकाली, टीला समेत आसपास के स्थानों पर 1973 से 77 तक उत्खनन किया। 1973, 74, 1975, 74, 75, 1975, 76, 1976, 77 के इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू में इसका जिक्र भी किया गया है। ये नौसेना फरवरी में 50 से अधिक देशों के साथ करेगी अभ्यास। भारतीय नौसेना फरवरी में सबसे बड़े नौसेना अभ्यास 2024 की मेजबानी करने जा रही है। और आप देखते हैं कि 19 से 22 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले अभ्यास में 50 से अधिक मित्र देशों के 20 पोत भाग लेंगे। इस बार इस अभ्यास की थीम है वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। और गत 2022 में आयोजित अभ्यास में 39 देशों ने भाग लिया था। चल अचल संपत्ति को आधार से जोड़ने पर विचार करे केंद्र, हाईकोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष निपटाए 50,000 से ज्यादा केस। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के प्रयासों से न्याय की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। इस वर्ष कुल 49,000 आप देखिए 191 पंजीकृत हुए मुकदमे, निपटाए गए 52,191 के। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 370 और 35 का मामला भी तो अभी इसी में हुआ ना खत्म। पहाड़ी गांव में सिंचाई के नवाचार से किसानों की आय बढ़ाई आय। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के कनेर ग्राम पंचायत में प्रधान बिशन दास ने लिखी समृद्ध संघ विकास की कहानी। अच्छी पहल है। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तब आपको यहाँ से मदद मिलती है, एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उपहास। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संसद के किसी सत्र में इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित नहीं हुए जितने मौजूदा शीतकालीन सत्र में हो चुके हैं। इस निलंबन से सतही और तौर पर यह ध्वनित हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के विरोध को सहन नहीं कर पा रहा है। क्या यही सच है? अब जब संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है, तब फिर इसका उत्तर तलाशते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपने निलंबन से कुछ मिनट पहले एक्स पर पोस्ट किया
कि अपने संसदीय जीवन में वह पहली बार प्ले कार्ड लेकर बैल यानी कि स्पीकर के आसन के सामने गए और अब निलंबन की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने आप देखिए दलील दी कि निलंबन सांसदों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या इसके बाद यह बताने की आवश्यकता है कि अधिकांश विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे उनका निलंबन हो जाए? वे कहने को भले ही दावा करें कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन देश के विवेकवान लोग इसे भली भांति परिचित हैं कि विपक्षी सांसद सुनियोजित ढंग से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि प्ले कार्ड लेकर बेल में जाएंगे, वो समझाने पर नहीं मानेंगे तो उनका निलंबन होगा। और आप देखिए कि प्ले कार्ड और नारेबाजी से उनका संदेश यही था कि आप हमें किसी तरह निलंबित करिए। वर्तमान में अपनी गतिविधियों से विपक्ष ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि जिससे यह संदेश जाए कि मोदी सरकार संसद को सुरक्षित रखने में विफल रहने के साथ ही विपक्ष के सवालों से भी बच रही थी। यानी जब संसद सदस्य चर्चा कर नहीं सकते, आवाज़ उठाने पर निलंबन होगा तो फिर वहाँ रहें क्यों? और लगता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल का संदेश देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हाल में विधानसभा चुनावों के दौरान परास्त हुए विपक्षी दलों को संसद के माध्यम से नए सिरे से एकजुटता दिखाने का अवसर मिल गया है। और संसद की सुरक्षा में जिस प्रकार सेंध लगी वह निसंदेह गहरी चिंता का विषय है। उसका गहन जांच पड़ताल के साथ ही उस पर पर्याप्त चर्चा भी होनी चाहिए। हालांकि इससे अड़ियल रवैया कारगर नहीं है, लेकिन विपक्ष इसी पर अड़ा रहा कि संसद की सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तर दे। वही लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि संसद परिषद की सुरक्षा का दायित्व तो उनके पास है, तो वही इस पर जवाब देंगे। ऐसे में गृह मंत्री का बयान आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में बीच का कोई रास्ता असंभव हो गया। विपक्ष की रणनीति ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसमें सरकार को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए, और इसके बजाय विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर धरना देते हुए सदन की छदम कार्यवाही का आयोजन करते रहे। इसी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। कई सांसदों ने इसका वीडियो भी बनाया। और सरकार का विरोध एक बात है, लेकिन विरोध का तरीका और उसमें आसन को लेकर ऐसे उपहासात्मक आचरण को देश सकारात्मक और अच्छी दृष्टि से कतई नहीं देखेगा। और ऐसा करके विपक्ष ने प्रकारांतर से यही संदेश दिया कि वह केवल सरकार ही नहीं बल्कि संसद के पीठासीन अधिकारियों के भी विरुद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचन के पूर्व किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर सभी दल उनकी भूमिका को निष्पक्ष मानकर ही व्यवहार करते हैं। और वर्तमान समय में विपक्ष ने इस मर्यादा को भी खुद दुखद तरीके से तोड़ा है। आप अगर जानबूझकर प्लेकार्ड और तख्तियां लेकर बैल में जाते हैं, हंगामा करते हैं, तो यह आसन का ही अपमान होता है। यह भी एक तथ्य है कि अभी तक विपक्ष के किसी नेता ने संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में सैन्य लगाने वालों लोगों की आलोचना नहीं की। इसके विपरीत उनकी भाषा में उनके प्रति समर्थन दिखता है। कुछ ने तो उनका महिमा मंडन भी किया। आखिर वे इसे आक्रोशित बेरोजगारी द्वारा सरकार की विफलताओं को प्रकट करने वाला कार्य बताकर कैसा माहौल बना रहे हैं। ऐसी घटना का समर्थन देश में अराजकता को प्रोत्साहित करेगा। अभी तक की जांच रिपोर्ट में ऐसा कतई साबित नहीं होता है कि कुछ 6 लोगों के समूह का इस निंदनीय घटना के पीछे कोई सकारात्मक उद्देश्य था। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भाजपा और संघ परिवार के विरुद्ध अतिवादी विरोधियों द्वारा पैदा किए गए नफरत और विरोध की मानसिकता से भरे हुए जान पड़ते हैं। संसद को एक स्वर में इसकी आप देखिए निंदा करनी चाहिए थी तथा भविष्य का ध्यान रखते हुए एक मत से ऐसे सुरक्षित उपाय पर सहमत होना चाहिए था जिससे सुरक्षा भी सुनिश्चित होती और आम आदमी का संसद के भीतर आवागमन भी नियमों के अंतर्गत जारी रहता। ऐसा लगता है कि विपक्षी सांसद 1989 की तरह सामूहिक त्यागपत्र देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उनकी रणनीति जो भी हो 1989 में और वर्तमान दौर में कोई तुलना ही नहीं है। तब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था और रही सही कसर बीपी सिंह के विद्रोह ने पूरी कर दी थी। तब विपक्ष भी आज की तरह विभाजित नहीं था। आज INDI में शामिल दल तमाम मतभेदों के बावजूद भाजपा विरोध के नाम पर एक मंच पर तो आए, लेकिन कई दल ऐसे हैं जो सामूहिक इस्तीफे सरीखे किसी पहल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसमें आप देखें, और इसमें केवल बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस ही नहीं बल्कि INDI के कई दलों के सांसद भी शामिल हैं। खासतौर पर आप देखते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कई सदस्य अपनी बची हुई संसद सदस्यता को समाप्त करने का जोखिम नहीं लेंगे। यही कारण है कि INDI की बैठक में इस पर चर्चा शायद नहीं हो पाई। अच्छा यही कि INDI अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करे। अगर विपक्षी नेता मानते हैं कि उनके मौजूदा तौर तरीकों से 2024 के आम चुनावों में उन्हें लाभ मिलेगा तो उन्हें ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है अवधेश कुमार, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए ये कोई नई प्रणाली नहीं है। हमारे देश में जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी यही करते थे, वो भी निलंबित होते थे। तो एक परंपरा बन चुकी है, आप देखते हैं हमारे देश में।
तो वो कहते हैं ना, मैं बार बार कि राजनीति में चोरे चोर मौसेरे भाई जैसा हाल है। जो काम आप देखते हैं कि बीजेपी को गलत लगता था, आज उसे सही लग रहा है। जो आप देखिए कांग्रेस को गलत लगता था, सही लगता था अपने समय में, सत्ता पक्ष में थी जब वो, आज उसे बुरा लग रहा है। जीएसटी को देख लीजिए, कांग्रेस पक्षधर थी इसकी, कांग्रेस के समय में भी आया, लेकिन आप देखिए बीजेपी उसका विरोध करती थी, आज बीजेपी उसका पक्ष ले रही है। उनके समय में कानून बना, लागू हुआ, और आप देखते हैं कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। देश के खिलाफ दुष्प्रचार का दौर, 21वीं सदी में लड़ाई के तौर तरीके बदल गए हैं। अब ये पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से कहीं आगे निकल गए हैं। दो देशों के बीच लड़ाई में जो सर्वनाश हथियारों और गोला बारूद से हुआ करता है, वैसा ही विनाश अब टेक्नोलॉजी, साइबर वार और जासूसी के जरिए किया जाने लगा है। अब इनके सहारे किसी राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य उस राष्ट्र में शारीरिक रूप से पहुंचे बिना हासिल किया जाने लगा है। यह सब अत्याधुनिक साइबर हमलों के कारण संभव हो रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अफवाह है फैलाना, या फिर सार्वजनिक सूचनाओं में हेरफेर करके देश के भीतर अनिश्चितता पैदा करने जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और फेक न्यूज और आप देखिए नियंत्रित मीडिया का उपयोग अब न केवल साइबर युद्ध में किया जाता है, बल्कि यह राजनीति और उद्योग जगत में भी अपनाया जाने लगा है। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। भारतीय वित्तीय जगत में इस वर्ष कुछ घटनाक्रमों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों ने मिलकर एक ऐसा जाल रचा और बुना जो एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, और इससे भारत के लिए दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। जनवरी 2023 में 100 घोषित रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग शॉर्ट सेलर ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अडानी समूह भारत में बंदरगाहों से लेकर बिजली क्षेत्र तक फैले व्यवसाय वाला एक बहुआयामी बिजनेस ग्रुप है। एक स्थिर और तेजी से आगे बढ़ने वाला बिजनेस ग्रुप अचानक गलत कारणों से जो सुर्खियों में आ गया, और जिससे उसके शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई और देश विदेश के निवेशकों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जब पश्चिमी मीडिया ने पूरे भारतीय पूंजी बाजार इकोसिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो इसका भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके बाद कुछ बड़ी रिपोर्ट आई जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी बढ़ गया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अदालत ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति ने पूरे मुद्दे का विस्तार से अध्ययन किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पता चला कि आरोपों में सच्चाई नहीं। रिपोर्ट में अदानी समूह के खिलाफ कोई निर्णायक नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि कुछ मामलों में आगे कराए जाने की आवश्यकता बताई गई। अदानी समूह के खिलाफ फैली इन अफवाहों में शामिल लोगों के राजनीतिक संबंध, कई व्यक्तियों की भागीदारी और कुछ दस्तावेज के संदिग्ध स्रोत देखकर कोई भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि उनका एजेंडा कहीं ज्यादा घातक था। भारत के बारे में लिखे जा रहे आलेखों में पिछले 9 वर्षों के दौरान बड़ा बदलाव आया है। वे दिन गए जब भारत को कम विकास दर वाला और पूंजी का भूखा देश माना जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण मापदंडों और वैश्विक रैंकिंग पर प्रगति कर रही है। हाल ही में भारत का बाजार पूंजीकरण $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से बहुपक्षीय दुनिया और नए वैश्विक दक्षिण के युग में एक महाशक्ति के रूप में हमारा उदय सुखदायी है। कुछ विदेशी मीडिया और संस्थाओं को भारत का विकास खटक रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन्हें एक अवसर दिया। इसमें दोहराया नहीं है कि इसके दम पर भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रहे। इसका सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है और जिससे निवेशक, कर्मचारी और अन्य हितधारक प्रभावित हुए। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और साथ ही अदानी समूह की प्रगति ने इन अफवाहों से देश को हुए नुकसान को बढ़ने से बचा लिया है। चिंता की बात यह है कि कुछ भारतीय नेताओं ने विदेशी मीडिया और संस्थाओं की रिपोर्ट पर विकास किया है। इस प्रकार उन्होंने हिंडनबर्ग के आरोपों को फैलाने में सहायता की है। अब इसके पीछे की मंशा की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी चिंता वास्तविक थी या फिर इस तरह वे केंद्र सरकार को कमजोर करना चाहते थे, खासकर जब भारत में राज्यों की विधानसभा और अगले साल आम चुनाव हो रहे हों। खोजी पत्रकारों के ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी विदेशी निकायों की इसमें भागीदारी भी इसी तरह के सवाल उठाती। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस प्रकार उसने आरोपों की खत्म न होने वाली एक श्रृंखला का जरूर अंत कर दिया है। उक्त घटनाक्रम भारत के लिए एक चेतावनी है। इसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए। यह मामला यही बताता है कि कैसे कैसे भारत विरोधी तत्व उभर रहे हैं और वे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना सकते हैं। ये तरीके चाहे घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित हों या फिर आप देखिए बाहरी प्रभावों से। देश के हितों के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को बेनकास करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। सरकार को देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना चाहिए
और देश की आर्थिक अखंडता की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि नेताओं को भी ऐसे मामलों पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत की आर्थिक और राजनीतिक नींव को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। लेखक सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के निर्देशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुभाष शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। लक्ष्य की स्पष्टता, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मानव मन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी यह चंचल है। यही कारण है कि हमारे जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ते रहें और अपने द्वारा निर्धारित की गई ऊंचाई को छू सकें। लेकिन आज के भागदौड़ भरे जीवन में ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाकर भी संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे का कारण संभवतः बहुत छोटा है, लेकिन इसके प्रभाव की पीड़ा से त्रस्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देख लिया करिएगा, अच्छा कॉलम रहता है। एक बड़ा बदलाव, आपराधिक कानून से जुड़े 3 विधेयकों को संसद ने स्वीकृति मिलना एक बड़ा कदम है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य से संबंधित विधेयकों के कानून का रूप लेने से केवल अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। और इन प्रस्तावित कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराधों, देशद्रोह, भीड़ की हिंसा से संबंधित मामलों को लेकर भी नए प्रावधान किए गए। इसके अलावा कई ऐसे कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाया गया जिनसे निपटने के लिए अभी तक कोई प्रभावी उपाय नहीं था। कायदे से उपनिवेश वाले आपराधिक कानूनों को बहुत पहले ही संशोधित, परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज शासकों ने इन कानूनों का निर्माण भारतीयों पर जबरन शासन करने के लिए बनाया था। अब देखिए, उस समय जो भी कानून बनाए गए थे वो उनके हिसाब से बनाए गए थे, हमारे ऊपर वो शासन कर रहे थे। और आप देखिए, इन कानूनों का उद्देश्य भारत के लोगों को न्याय देना कम, उन्हें दंडित करना अधिक था। अच्छा होता कि आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा में जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष की भी भागीदारी होती। लेकिन आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विपक्षी सांसदों की दिलचस्पी दोनों सदनों में हंगामा करके खुद को निलंबित कराने में थी। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इन विधेयकों के प्रारूप पर व्यापक चर्चा नहीं हुई। वास्तव में इन पर पिछले 4 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही थी। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी इस पर गहन चर्चा की और उसके आधार पर कुछ संशोधन भी किए। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह रेखांकित किया कि इससे लोगों को समय पर न्याय मिलना संभव हो सकेगा, और ऐसा वास्तव में हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है। इस सिलसिले को समाप्त करना आवश्यक ही नहीं है। अनिवार्य हो गया है कि इस सिलसिले के चलते लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा था। इस सिलसिले को थामने के लिए न्यायिक तंत्र के काम करने के तौर तरीकों को भी बदलना होगा, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि समय पर न्याय न मिलना एक गंभीर समस्या है। जब इस समस्या का निदान होगा तभी कानून के शासन को बल मिलेगा। अपराधियों, आतंकियों के साथ संगठित अपराध में लिप्त तत्वों के दुस्साहस पर लगाम लगेगी। हमारी न्याय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे नियम कानूनों का पालन करने वालों को बल मिले और कानून के शासन को चुनौती देने वाले हतोत्साहित हों। यह स्वागत योग्य है कि आपराधिक कानूनों में बदलाव लाने के साथ ही उनके अमल को प्रभावी बनाने के लिए तैयार कर ली गई है, चूंकि इसमें तकनीक का भी सहारा लिया गया है। इसलिए यह आशा की जाती है कि कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही लोगों को समय पर न्याय भी मिल सकेगा। स्वच्छता, पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की दृष्टि सरकार अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए कसरत प्रारंभ कर दी गई है। मुख्य सचिव ने अगले 15 दिनों के भीतर राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों को डस्टबिन फ्री बनाने का निर्देश भी दिया है। अच्छे ही पहले हैं। एक युग के अंतकारम, आप रास्ते पर कहीं चले जा रहे हैं, वाहन को आप पूरी तरह से संतुलित गति से चला रहे हैं, अचानक आपको करीब से छूते हुए एक 2 पहिया वाहन बेआवाज निकल जाता है। आप हड़बड़ा जाते हैं और आपका वाहन असंतुलित हो जाता है। आप झुंझलाकर आज की पीढ़ी पर दोषारोपण करने से नहीं चूकते। दरअसल आपकी आंखों के सामने से बदलाव की बयार बह रही है, आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। अब शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव का युग है। हमारे सामने से ही एक ऐसे युग का अंत शुरू हो गया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी हाँ, आपको छूते हुए जो वाहन गुजरा वह पेट्रोल से नहीं, बैटरी से चल रहा था, और इसलिए उसकी आवाज़ नहीं थी। वह खामोशी से आपको छूता हुआ गुजर गया। आपके कान पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के आदी हो गए हैं, इसलिए आप बैटरी से चलने वाले वाहनों की खामोशी को समझ नहीं पाए हैं। हम सब कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों को कम होता देख रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आप देखिए उपरोक्त चीज़ों से चलने वाले वाहन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सड़कों पर ट्रैफिक जाम के तहत हॉर्न की बेसुरी आवाज़ अब आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा इसलिए संभव है कि दुनिया के देशों के बीच यह ऐतिहासिक सहमति बनी है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल अब वाहनों में कम से कम होगा,
हो। वाहनों को चलाने के लिए अब अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अन्य कई विकल्प भी तलाशे जाएंगे। सभी देशों का मानना है कि हमने धरती का छाती से बहुत सारी ऊर्जा निकाल ली है, अब धरती को बख्शो, उसे चैन से जीने दो। अब तक उसने मनुष्य जाति की खूब सेवा की, अब उस पर अत्याचार नहीं करना है। सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के पीछे वायु प्रदूषण एक बड़ा कारक है। इसके पीछे पेट्रोल, डीजल, कोयला ही दोषी है, पर इसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अब रह रहकर सभी ने इस ओर ध्यान दिया और सच को स्वीकारने की हिम्मत दिखाई। इस वर्ष हम सबने ऋतुओं का खेला खेला, किस तरह से वे प्रकृति के खिलाफ जा रही है और ठंडे प्रदेशों में गर्मी हो रही है। नदियों भी जब चाहें तब रौद्र रूप ले रही हैं। इसका असर यही हुआ कि धरती से प्राप्त ऊर्जा का उत्पादन भले ही जारी रखा जाए, पर इससे पैदा होने वाले गैसें ग्रीन हाउस को प्रभावित ना कर पाए। काफी समय पर इस दिशा पर ध्यान दिया गया। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। ऐसी आशा की जा सकती है कि हम सब समय के साथ चलें, वक्त की पुकार को सुने, आधुनिकता को अपनाएं। ये भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कॉलम टिप्पणियां रहती हैं। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते स्थानीय निकाय। उड़ीसा के पुरी नगर पालिका के क्षेत्र में बीते दिनों आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। वस्तुतः उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण को नगर निकाय की जिम्मेदारी बताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। स्थानीय निकायों को इस तरह की समस्या के प्रति संवेदनशील बरतते हुए इसके समाधान के प्रति समुचित कार्रवाई के संदर्भ में यह निर्णय समाज हित में प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में ऑनलाइन समीक्षा के मायने, चलिए अभी देखते रहा करिएगा। दफ्तर में बसंत, खरी खरी, ये तंज कसा जाता है। फिर खतियान में उलझे प्रदेश की राजनीति। राज्य में विधानसभा में गुरुवार को अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की विलक्षण गणतज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, महान गणतज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज जन्मतिथि है। उनकी स्मृति से ही आज देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। लिहाजा गणित और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उनके योगदान के बारे में हमें जानना चाहिए। पढ़ सकते हैं आप लोग। शून्य और अनंत जैसी गणितीय शोध ना हुई होती तो आप देखते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिन शिखरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है वहां तक पहुंचना शायद संभव ना हो पाता। इन शोधों के बिना मंगल तक पहुंचने और चांद और धरती के बीच की दूरी का अंदाजा लगाने या फिर समुद्र की गहराई नापने जैसे कार्यों को अंजाम देना आसान नहीं था। गणित के इन असाधारण शोधों के कारण ही दुनिया भारत के गणितज्ञों समक्ष नतमस्तक होती है। महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम भारत के अत्यंत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती सिखाई और जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। श्रीनिवास रामानुजन ऐसे ही एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनके संबंध में समादर से कहा जाता है कि उन्होंने अनंत हो जाना था। तमिलनाडु के इरोड में 22 दिसंबर 1887 को जन्मे रामानुज का परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था। 11वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद परिवार की आवश्यकता के कारण वह ट्यूशन पढ़ाने लगे और विवाह के बाद उन्हें कई स्थानों पर नौकरी हेतु भटकना पड़ा। उस दौरान उनकी बहन डिप्टी कलेक्टर रामास्वामी अय्यर, प्रोफेसर पीवी सेसु अय्यर से सी भी राजगोपालाचारी, रामचंद्र राव जैसे विद्वानों से हुई। उन सभी के सहयोग से नौकरी के साथ साथ गणित पर कार्य भी वह करते रहे। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में से ही अनुसंधान कार्य शुरू किया। 16 वर्ष की आयु में विख्यात गणितज्ञ GS कार की पुस्तक में से ज्यामिति एवं बीजगणित के प्रमेय एवं सूत्र हल कर लिए थे। 25 वर्ष की आयु में त्रिघात एवं चतुर्घात समीकरण हल करने के लिए तरीके खोज निकाले। उन्होंने जीवन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने रामानुजन का गणितीय शोध कार्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। वहां पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन को प्रवेश कराने से लेकर छात्रवृत्ति दिलाने, अध्ययन तथा शोध कार्य आदि में भी प्रोफेसर हार्डी ने सहयोग किया। रामानुजन वर्ष 1914 से 1919 तक इंग्लैंड में रहे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण गणित के कार्य में रुकावट, शाकाहारी होने के कारण खानपान में कठिनाइयां, अत्यधिक ठंड आदि समस्याओं के कारण बीमारी की चपेट में आने के बावजूद उन्होंने 37 शोध पत्र प्रस्तुत किए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को 19 मार्च 1916 को स्नातक की उपाधि दी। 6 दिसंबर 1970 को फेलो ऑफ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी तथा फरवरी 1918 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सदस्य के रूप में वह नियुक्त हुए। मई 1918 में उन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनने का सम्मान प्रथम भारतीय के रूप में प्राप्त हुआ। 13 अक्टूबर 1918 को वह ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने गए। आसादी बीमारी के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा, फिर भी उनकी गणित की साधना चलती रही। श्रीनिवास रामानुजन के शोध कार्यों के पार्टिकल फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस,
कैप्टोग्राफी, पॉलीमर केमिस्ट्री, परमाणु भट्टी, दूरसंचार, कम्युनिकेशन नेटवर्क, घात, न्यूक्लियर फिजिक्स, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रयोग हो रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि पूरे विश्व में के गणितज्ञों के लिए रामानुजन प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। वहीं प्रोफेसर हार्डी ने एक बार कहा कि रामानुजन ने मेरे जीवन को समृद्ध बनाया और मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। प्रोफेसर हार्डी ने तत्कालीन गणित के विद्वानों को 100 में से स्वयं को 25, लेटी बोर्ड को 30 और जर्मन गणितज्ञ हिलबर्ट को 80 और रामानुजन को 100 अंक दिए थे। मृत्यु के 2 मास पूर्व 12 जनवरी 1920 को उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को अंतिम पत्र लिखा। उसमें भी उन्होंने माक थीटा फंक्शन पर मिले परिणामों को भेजा था। यह उनके श्रेष्ठतम कार्यों में गिना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन भारतीय परंपरा के एक श्रेष्ठ गणितज्ञ थे। भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा, नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय थी। वह कहते हैं कि यदि कोई गणितज्ञ समीकरण अथवा सूत्र किसी भगवत विचार से मुझे नहीं भर देता तो वह मेरे लिए निरर्थक है। वर्ष 2012 में श्रीनिवास रामानुजन के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। तभी से हमारा देश यह दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। परंतु आवश्यकता है इस बात की है कि गणित दिवस के आयोजन से आगे बढ़ते हुए रामानुजन के कार्यों पर भारत में शोध को प्रोत्साहित मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के हर स्तर पर समावेश करने एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उसके अनुरूप आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन तक सभी श्रेष्ठ गणितज्ञों के कार्यों को समुचित शोध के द्वारा विश्व पटल पर उद्भासित करना ही गणित दिवस की सार्थकता होगी। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। अधिकांश राज्यों में थमने लगी बिजली चोरी। पिछले 2 वित्त वर्ष में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हानि 22% से घटकर 15.41% पर आई। शेयर बाजारों में लौटी तेजी। सेंसेक्स 559 अंक उछला। LIC को 25% शेयरधारिता हासिल करने की छूट मिली। तुर्की में ब्याज दर 42.5 के उच्चतर पर पहुंची। इंडिगो ने DGCA को 20 लाख का जुर्माना चुकाया। खनिजों की प्रोसेसिंग वाली तकनीक पर चीन का प्रतिबंध। और 16,600 करोड़ रुपए में सिर्फ रॉकेट को खरीद सकती है जोमेटो। रियल एस्टेट में PE निवेश इस वर्ष 44% घटकर $3 अरब रहा। रेटिंग एजेंसियों की गणना प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। नागेश्वर करे मुख्य आर्थिक सलाहकार। चावल के बढ़ते दाम थामने में जुटी सरकार। ग्रीन हाइड्रोजन से 1 लाख करोड़ का ईंधन आयात होगा कम। 19,744 करोड़ की लागत के साथ जनवरी में मिशन को मिली थी मंजूरी। 5 मिलियन मेट्रिक टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता पहुंचाने में का है मिशन। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच युद्ध विराम के लिए वार्ता हो रही है। इजरायल और हमास के बीच चल रहा है ना। लाल सागर में जहाजों का आवागमन अवरुद्ध होने से भारत चिंतित बना हुआ है। नहीं मिली राहत, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान के वकील ने कहा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। ये आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बुरे दिन चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थे ना। पत्रकारों के लिए 2023 रहा सबसे घातक वर्ष, यूनेस्को कह रहा है। और देखिए यूनेस्को की बात करें, इस तरह के संगठनों की बात करें तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला तत्काल प्राथमिकता है, भारत कह रहा है। सुरक्षा परिषद की बैठक में कंबोज ने दोहराया पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्वाड के माध्यम से भारत अमेरिका की साझेदारी प्रगाढ़ हुई है। ये आप देखिए बिलंकन कह रहे हैं। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। क्वाड में 4 सदस्य। ये आपका खेल का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 219 रन पर समटी। पूजा स्नेह के आगे बेदम दिखी ऑस्ट्रेलियाई। चलिए देखा करिएगा। आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्रिकेट को। तो लक्ष्य और आकर्षी आगे बढ़े। लक्ष्य सेन ने गुरुवार को 85वीं सीनियर तक राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन के पुरुष वर्ग के तीसरे दौर में जगह बनाई, जबकि महिला वर्ग में श्रेष्ठ वरीयता प्राप्त आकर्षी कश्यप भी दूसरे दौर की चुनौती पार करने में सफल रही। 2 क्रिकेटर निलंबित। जिम्बाब्वे क्रिकेटर ने ऑलराउंडर वेस्ले माधेवेरे और ब्रेडन मावुता को गुरुवार को डोपिंग रोधी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए निलंबित किया है। खिताब बचाने उतरेगी स्वीटी।
विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी स्वीटी वोरा गुरुवार को महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकर्षण का केंद्र होगी। प्रणव 13वें स्थान पर है। भारतीय महिला गोल्फर पेडवी की बात हो रही, उसने क्वालिफाइंग स्कूल गोल्फ टूर्नामेंट के अंतिम चरण में सिर्फ 31वें स्थान पर रहकर 2024 के लिए लेडीज यूरोपीय टूर का पूर्ण कार्ड हासिल किया है। कार्तिक बने ब्रांड एम्बेसडर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एम्बापे ने जन्म तिथि पर पीएसजी को दिया जीत का उपहार। स्टॉक्स के लिए टीम में जगह देंगी मार्ट। अर्जुन एरिगेसी को हराकर गुकेश बने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स विजेता। चमकते सितारे तक फैली जगमगाहट। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संगठन की स्थापना पेरिस में हुई। 1971 में आज ही पेरिस फ्रांसीसी डॉक्टरों और पत्रकारों ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना की। मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर के रूप में भी जाना जाने वाला मानवतावादी गैर सरकारी संगठन तब से दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में सबसे सक्रिय चिकित्सा संगठनों में से एक रहा। दक्षिण अफ्रीका में मिली विलुप्त समझी जाने वाली आदिम मछली। 1938 में आज ही दक्षिण अफ्रीका के चालूना नदी के आदिम मछली कोलेकैथ की खोज की गई थी। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार विलुप्त समझी जाने वाली इस मछली का अस्तित्व 36 करोड़ साल पहले था। इसे जीव विज्ञानी में सदी की खोज करते हुए जीवित डायनासोर खोजने के समान माना गया है। दुनिया के महान गणितज्ञों में गिने जाते हैं श्रीनिवास रामानुजन। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में आज ही तमिलनाडु के रोड में हुआ था। 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में शोध पत्र प्रकाशित होने के बाद गणित के बारे में उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। इससे प्रभावित होकर 1914 में प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएच हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लिया। 1918 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाले दूसरे भारतीय बने। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक पाई और उनके लिखे हजारों समीकरण आज भी गणितज्ञ के मार्गदर्शन है। राज कपूर से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी में ओढ़े प्रशंसक। आज कल की रात सभा 13 घंटे की होगी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बनेगी शीत संक्रांति की स्थिति। दिन 10 घंटे 13 मिनट का होगा। शुक्रवार के बाद से सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होगा। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलेगी। हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है स्टेरॉइड क्रीम। अनुसंधान कह रहा है। ग्वाटेमाला का लोकप्रिय डांस लिटिल बुल। जिसे समझा कांच टुकड़ा वह निकला हीरा। वॉशिंगटन की खबर है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव तो जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।